नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे। उनका वन शॉट देखते हैं। आज की क्लास में हम उन्हीं बातों को लेकर चलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। जरूरत पड़े तो क्लास को रोक करके यानी पॉज करके आप उसे लिखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है हमारे दिमाग में कि कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या। तो वे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। अर्थात हम इसे दर्शाना चाहें तो दर्शा सकते हैं RCOOH, अर्थात RC डबल बॉन्ड OOH। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं CnH2n प्लस 1 COOH, यानी संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र। कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने प्रकार का होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा 3 प्रकार का। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक बार COOH होता है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 2 बार होता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 3 बार COOH होता है। उदाहरण के तौर पे देखें, पहला उदाहरण ले लेते हैं HCOOH। यह कहलाता है फॉर्मिक एसिड। साधारण नाम बता रहा हूं, फॉर्मिक एसिड यानी मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से CH3COOH यह कहलाता है एसिटिक एसिड, जिसको हम इथेनोइक एसिड कह सकते हैं। एरोमेटिक में जाएं तो C6H5COOH बेंजोइक एसिड कहलाता है। इस तरह से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में बढ़िया एग्जांपल आपके लिए होगा COOH। इसको कहेंगे ऑक्सैलिक एसिड। ये ऑक्सैलिक एसिड है। इसी तरह से मेलोनिक एसिड को भी बता देता हूं आपको, CH मेलोनिक एसिड, CH2COOH इसे कहा जाता है मेलोनिक एसिड। और एक सक्सेनिक एसिड बताऊंगा, इसमें भी देखो 2 बार है, मेलोनिक एसिड। और इसके बाद देखें CH2CH2COOH, इसको कहा जाएगा सक्सेनिक एसिड। नाम याद रखेंगे, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है। इसी तरह से हम चलते हैं, एक एसिड है यहां पर ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड का फॉर्मूला बताऊंगा ट्राई इसमें। तो ग्लिसरिक एसिड में क्या होगा? CH2COOH, CHCOOH, CH2COOH, ये है ग्लिसरिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरह से एक एग्जांपल और देना चाहूंगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहा जाता है सिट्रिक एसिड, CH2COOH, C। इस जगह के H की जगह हमारे पास OH है, बाकी COOH, CH2COOH, ये है सिट्रिक एसिड, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल। जो खटास लगता है नींबू में या संतरे में, यह सिट्रिक एसिड की वजह से लगता है। तो इस तरह से यह है सिट्रिक एसिड। तो इनको आप याद रखें अपने काम के लिए, अपने इस चैप्टर को समझने के लिए। हम चलेंगे आगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलो देखें एक एक करके। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूंगा प्राथमिक अल्कोहल या एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, CH3CH2COOH, इसका ऑक्सीकरण कर दें ऑक्सीजन से क्रिया, तो देखिए H और ये H,
यहां पर मैं किसके बात कर, अल्कोहल की बात कर रहा हूं ना, प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल में ये है इथाइल अल्कोहल। ये H और ये H, ये ऑक्सीजन निकल जाएगा पानी बन करके इसके साथ, तो यहां पर बच गया CH3CHO, CH3CHO। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा और बन जाएगा CH3COOH। यानी यहां पर यह सिद्ध होता है अल्कोहल का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से हो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तो एक दो स्टेप में ये रिएक्शंस अगर अल्कोहल से बनाना हो या एल्डिहाइड से बनाना हो तो हम ये कहेंगे। अब यहां पर सवाल आता है कि ये भैया ऑक्सीजन आया कहां, तो इसका जवाब मैंने यहां पर दे दिया है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा, या पोटेशियम परमैंगनेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। तो मैं यहां पर लिख दूं KMnO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4। ये बातें आप यहां पर भी वो चीजें लिख सकते हैं, या पोटेशियम परमैंगनेट ना लिख करके पोटेशियम डाइक्रोमेट भी लिख सकते हो। तो इस तरह से उनके ऑक्सीकरण से बनते हैं क्या चीज, एल्डिहाइड से बनाना हो तो डायरेक्ट एक लाइन में हो गया, अल्कोहल से बनाना हो तो यहां से यहां और यहां से यहां की बात करेंगे। अब चलते हैं, नाइट्राइलों एवं एमाइडों से भी बना सकते हैं। हम नाइट्राइल किसे कहते हैं, एमाइड किसे कहते हैं, चलिए सबसे पहले नाइट्राइल का जल अपघटन। पहला नाइट्राइल के जल अपघटन द्वारा नाइट्राइल का जल अपघटन करेंगे। नाइट्राइल मतलब साइनाइड, साइनाइड होता है RCN। इसका जल अपघटन करेंगे तो क्या होगा, जल अपघटन मतलब अम्ल की उपस्थिति में हम जल से क्रिया कराएंगे। चलिए जरा एक एक करके देखते हैं, समझते हैं। अम्ल की उपस्थिति में हो रहा है, अम्ल की उपस्थिति दर्शाने के लिए या तो उसके ऊपर HCl लिख दीजिए या H+ लिख लीजिए। इनके साथ हम गर्म करेंगे तो देखिए भैया, पानी में H होता है, OH होता है, इसमें एक बॉन्ड टूट जाएगा ट्रिपल में से, तो RC डबल बॉन्ड N। अब देखेंगे दो जगह वैलेंसी आया, एक आया नाइट्रोजन पर, एक आया कार्बन पर। कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन ज्यादा ऋणात्मक है, नाइट्रोजन ज्यादा ऋणात्मक है, तो पानी का धन वाला भाग N पर जुड़ जाएगा और पानी का OH वाला भाग, क्योंकि ये ऋणात्मक है तो ये कार्बन पर जुड़ जाएगा धन पर, तो ऋण वाला धन पर, धन वाला ऋण पर जुड़ जाएगा। जैसे ये जुड़ता है, मैंने एक ही 2 दिन पहले से ये बात कह रहा हूं बार बार कि कभी भी रिएक्शन के दौरान NH दिखाई दे तो पानी से रिएक्शन करा के अमोनिया निकाल लीजिए, पानी से फिर अभिक्रिया करा लीजिए, तो ये पानी का ये NH, इसका NH और पानी का H2 दोनों निकल जाएगा, NH3 बन के निकल जाएगा, प्लस ये O इसमें जाके जुड़ जाएगा तो RCOH, और ये हो गया पानी का O जो बचा है इसमें जुड़ गया ये। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो गया। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल का मतलब होता है जो पदार्थ खट्टा होता है, तो बेटा जो H+ दान करता है उसे अम्ल कहते हैं, तो यहां पर ये H+ दान करने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं यहां आगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल? यस, लेकिन यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से कराना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराएंगे तो जाकर के हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा। चलो देखते हैं, कोई सा भी एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले लेते हैं, ये लीजिए, इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसी से रिएक्शन करता है तो पहला काम तो नॉर्मल यही होता है कि योगात्मक क्रिया होगा, ये या ये वाला कोई भी एक बॉन्ड टूट जाता है। चलिए मैं इसी बॉन्ड को तोड़ देता हूं, तो ये बॉन्ड के टूटने पर क्या मिला, OC डबल बॉन्ड O। अब यहां पर देखिएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का ये वाला भाग टूटता है, जब टूटा तो क्या मिला बताओ, R अलग हो गया, MgX अलग हो गया। Mg धनात्मक है तो इसके O से जुड़ेगा क्योंकि O ऋणात्मक है, तो MgX बन गया। R जो बचा है अगला पार्ट होता है कि वो कार्बन से जुड़ जाएगा, क्योंकि अब तो एक जगह जुड़ने का हो गया, जुड़ गया, अगला बचा हुआ भाग इस जगह पे जुड़ जाएगा। मैंने एक बात और कहा है, कभी भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसी अणु के साथ योग कर जाता है तो अगला कदम ये होता है वो पानी से रिएक्शन करके वो अलग होना चाहेगा। सो इस तरह से आप देखेंगे
कि यहां पर आप देख रहे हो कि ये तो जुड़ गया, जुड़ने के बाद इसकी पानी से रिएक्शन कराओगे, ये पानी है तो पानी का OH ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का Mg रख लेगा, तो बन गया Mg के साथ X तो है ही, एक OH आ गया। तो इस तरह से अब पानी का H जो है इस O के साथ जुड़ेगा, तो जरा देखें हमारे पास है ये वाला भाग O, C डबल बॉन्ड O और ये R है, और इस जगह से पानी का, ये पानी का H जो बचा इस जगह पे जुड़ जाएगा। आप देख रहे हो RCOOH, यानी कि RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो चुका है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तब होगा। आप अब इस जगह पर आप दूसरे चीजों का उदाहरण लेकर के कर सकते हो। आप उदाहरण लेकर के आप करिए, इस रिएक्शन को पूरा करिए। CH3MgBr की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से इसी तरह से आप कराइए, कंप्लीट करिए रिएक्शन। कुछ काम आपको करना होगा और ये बात आप जानते हैं, तो कर सकते हैं ना, बोलो हाँ जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम आज ज़्यादा चैट नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जब आप जानते हो जब ज़्यादा चैट देखते हैं तो फिर पढ़ाई रुकती है। तो आज बहुत सारी पॉइंट्स कराने हैं, बहुत सारी चीज़ों को कराना है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। तो हम आज सिर्फ और सिर्फ हम कर रहे हैं क्या चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ें, और टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो भी बच्चे आए हैं उनका नाम नहीं आएगा, नाराज मत होइएगा। क्लास अच्छा हो ताकि आप बाद में देखें तो आप बोर ना हो। चलिए साहब, हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुणों के बारे में बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्या गुण होता है, तो सबसे पहली बात करूंगा मैं इसके पहले भौतिक गुणों के बारे में बात करूं तो ये इसके भौतिक गुणों में कुछ कुछ बातें ध्यान रखिएगा। इसकी भौतिक अवस्था और गंध कैसा होता है, ये जल या कार्बनिक विलायकों में विलेय है कि नहीं, क्वथनांक की बात करूंगा, गलनांक की बात करूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करूंगा कि इसकी अवस्था की। तो प्रारंभिक 3 सदस्य, यानी कि आप समझ सकते हो 3 सदस्य क्या होंगे, ये होगा फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड, C2H5COOH प्रोपियोनिक एसिड। ये इसकी विशेषता होती है, इसकी गंध तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है। जबकि अगली विशेषता की बात करें, अगले 6 सदस्य, यानी कि आप समझ सकते हो कार्बन की संख्या 4, 5 और 6 वाले की गंध जो होती है बकरी के मक्खन के समान गंध होता है। और ये द्रव तो होता है परंतु ये तैली होता है और इसका गंध अच्छा नहीं लगता, मक्खन के समान अरुचिकर गंध होता है। फिर बात करूंगा उससे उच्चतर 6 कार्बन से अब 7 कार्बन की तरफ चले जाइए। 7 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बात करते हैं तो इसका गंध जो है वो गंधहीन हो जाएगा, गंध ही नहीं रहेगा और मोम के समान ठोस हो जाता है। यही इसकी विशेषता होती है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। तो 1 से 3 कार्बन तक का तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है। 4 से 6 कार्बन वाला बकरी के मक्खन के समान गंध होता है जो अच्छा नहीं लगता। अब अच्छा गंध आप समझ सकते हो क्या अच्छा लगता है आपको। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद 7 से आगे का जो होता है वो ठोस होता है लेकिन मोम के समान होता है। ये होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगली बात करते हैं विलेयता की बात करते हैं। ये प्रथम जो 4 सदस्य होते हैं पानी में सरलता से घुल जाते हैं क्योंकि ये इनके अणु में आपस में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध से जुड़ते हैं। हाइड्रोजन बंध से जुड़ने की वजह से जल के अणुओं के साथ ये हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। इस कारण से उच्चतर सदस्य में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बड़ी हो जाती है। हाइड्रोकार्बन जो है जल में अघुलनशील होता है यानी कि हाइड्रोफोबिक प्रकृति का होता है। इस कारण से जलने पानी में घुलने की क्षमता उसकी कमजोर पड़ने लगती है। तो उच्चतर सदस्य जो होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के में जल में घुलने की क्षमता नहीं रखते हैं। अल्कोहल और ईथर के साथ वो जो बड़े अणुएं होती हैं वो घुलने लग जाती, पानी में ये नहीं घुलती, जबकि ये अल्कोहल जो बड़े अणुएं होती नहीं घुलती। अब जो छोटे अणुओं की बात करें तो हाइड्रोजन बंध बनाने की वजह से घुलने लगती हैं। फिर मैं बात करूंगा जल में क्यों घुलने लगता है ये, इसका रीजन आपको बताना चाहूंगा, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। जल की संरचना ये होता है, आपको पता होगा, और कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना में भी ये संरचना आपको देखने को मिलता है। इसी तरह से हम जल की अणु और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अणु, इनमें आप देखो कि ये आपस में एक दूसरे को जोड़ने की क्षमता रखता है, यानी कि जल का H
कार्बोक्सिलिक अम्ल के O के साथ इस तरह से बंध बनाने की कोशिश करता है और इसी कारण से ये आपस में हाइड्रोजन अंतर अणु हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है और इसी कारण से ये जल में घुलता है। इसके प्रश्न भी आते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास एग्जाम में आता है, वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय प्रकृति। कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय है, ये कैसे सिद्ध करोगे? प्रश्न आएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी अम्लीय होते हैं, उदासीन नहीं अम्लीय होते हैं, क्षारीय नहीं अम्लीय होते हैं। अम्लीय क्या होता है आपको पता है, वो पदार्थ जो H+ दान करता है वो अम्लीय होता है। H+ जिस पदार्थ को जब जल में घोलेंगे तो वो H+ विलयन में मुक्त कर देगा, तो ऐसे पदार्थ क्या होगा, अम्लीय होगा। तो अब जरा देखें कैसे। कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना ये होती RCOOH। यहां पर होता यह है कि O और H के बीच का बंध वाला इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन की तरफ स्थानांतरित हो जाए तो हम यहां पर देखते हैं कि R C डबल बॉन्ड O और O- बन जाता है और H+ मुक्त करता है, यानी यहां पर आयनन करने की क्षमता है। इस कारण से H+ दान कर दिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये इनके साथ पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जुड़ करके ये बना ले। तो सवाल यहां पर आया, एक सवाल समझ में आता है कि भाई H+ दान करता है इसलिए अम्लीय होता है, लेकिन एक बात और होता है कि वापस मिल जाए तो फिर H+ कहां है विलयन में। तो इस बात को समझने के लिए यहां पर इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो RC डबल बॉन्ड O- है, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म 2 रहेगा जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म 3 रहेगा। अब ये हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म इस तरह चला जाए और ये इलेक्ट्रॉन युग्म इधर आ जाए, तो एक दो संरचना यहां पर निर्मित होती है, वो है CO- और यहां पर आप देख रहे हो O पर डबल बॉन्ड हो गया। इस तरह की संरचनाएं आपको देखने को मिलता है। तो इन दोनों के बीच में एक तरह से अनुनाद उत्पन्न हो गया। अब दोनों बातों को समझेंगे। पहली प्रक्रिया में क्या हुआ, आयनन हुआ, आयनन से प्रोटॉन मिला पानी में तो वो अम्लीय हो गया। अब यहां पर अनुनाद हुआ, तो ये दोनों ये संरचना स्थायी हो गया। कौन सा, R स्थाई, RCOO- होने का कारण क्या है, ये स्थाई है। ये स्थाई है मतलब इनसे जुड़ेगा नहीं, ये खुद में खुश है, खुद में ही खुश है, तो ये बने, इसके साथ जुड़ेगा नहीं, तो ये अलग रहेगा और ये अलग रहेगा। तो इस तरह से पानी जो है, इसका विलयन जो है वो अम्लीय होता है। तो जवाब को मैंने लिख दिया है ताकि समय बच जाए आपके लिए, तो मैंने लिखा हुआ रूप ले आए हैं। क्या बताया मैंने, कार्बोक्सिलिक अम्ल के आयनन से कार्बोक्सिलिक आयन यानी कि ये बनता है तथा H+ बनता है। RCOO- में अनुनाद होने के कारण विलयन में H+ मुक्त अवस्था में ही रह जाती है, जिसके कारण से इसका विलयन अम्लीय होता है। बिल्कुल सिंपल सा, पूरी जानकारी को मैंने लिख दिया, छोटे में लिखा, शॉर्ट में लिखा, बढ़िया लिखा है। इतना भी लिख दोगे तो जवाब मिल गया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय क्यों होता है। जवाब मिल गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय होने का कारण है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के आयनन से कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं और कार्बोक्सिलेट आयन जो है में अनुनाद होने के कारण वह आयन स्थायी होता है, जिसकी वजह से विलयन में H+ मुक्त अवस्था में रहता है और इस प्रकार से उसका विलयन अम्लीय होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और प्रोपियोनिक अम्ल को बढ़ते हुए अम्लीय प्रकृति के क्रम में बताइए। हमारे पास 3 अम्ल हैं, तीनों अम्लों को समझना जरूरी है। आपके लिए एक बात बताना चाहूंगा, सबसे पहली बात है तीनों में क्या आंसर होगा ये जरा समझेंगे। पहली बात तो समझना यह है कि फॉर्मिक अम्ल होता है HC डबल बॉन्ड OOH, दूसरा होता है CH, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH और C2H5COOH, ये प्रोपियोनिक अम्ल है। तीनों में अंतर किस चीज का है वो जरा देखिए, इसमें H है, इसमें CH3 है, इसमें C2H5 है। आपको बताना चाहूंगा कि अम्लीय प्रबलता किस बात पर निर्भर करता है। अम्लीय प्रबलता निर्भर करता है कि जितना ज्यादा HI+ यानी कि प्लस आई मतलब होता है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, प्लस आई जो है वो है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव।
आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े, वही इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव जितना अधिक होगा उतना ही अम्लीय प्रबलता होगा, यह बात कहता है। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव जितना अधिक होगा उतना ही क्या होगा, अम्लीय होगा। और यहां पर हम देख रहे हैं कि धनात्मक प्लस आई प्रभाव का क्रम क्या है, प्लस आई प्रभाव का क्रम। प्लस आई प्रभाव का क्रम यह है कि H की तुलना में CH3 का अधिक होता है और उसकी तुलना में C2H5 का अधिक होता है। इसके तुलना में इसका प्लस आई अधिक है, इसका प्लस आई अधिक है, यानी प्लस आई बढ़ेगा तो अम्लीय प्रबलता घटेगा, प्लस आई बढ़ेगा तो अम्लीय प्रबलता घटेगा। इसका सीधा सा मतलब है, अतः अम्लीय प्रबलता क्या होगा, का क्रम क्या होगा। तो अम्लीय प्रबलता का क्रम है HCOOH से कम होगा CH3COOH का और उससे कम होगा C2H5COOH का, यानी सर्वाधिक अम्लीय है फॉर्मिक अम्ल, सबसे कम अम्लीय है प्रोपियोनिक अम्ल। यह बात मैंने दोबारा और लिख दी है आपके लिए। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास एसिटिक अम्ल, मोनो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल और ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल के बारे में है। यहां पर समझने के लिए कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, जिसको ध्यान से सुनिएगा। मोनो एसिटिक एसिड, यहां पर इस बात के ध्यान रखिए, आंसर करते हैं। चलिए, मोनो एसिटिक एसिड बेटा CH3COOH है। क्लोरो एसिटिक एसिड होता है बेटा CH2Cl COOH है। डाइक्लोरो एसिटिक एसिड क्या है, जिसमें दो क्लोरीन है, Cl COOH होगा। ट्राइक्लोरो एसिडिक क्या है, Cl 3 बार है और इस जगह पर COOH है। आप ये जानिए कि अम्लीय प्रबलता क्या होता है। अम्लीय प्रबलता माइनस आई के बढ़ने से बढ़ता है, यानी ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के बढ़ने से बढ़ता है। आप जान लीजिए कि माइनस आई प्रभाव का क्रम, याद रखिएगा H की तुलना में Cl का ज्यादा होता है, तो जितने अधिक बार Cl होगा उतनी ही माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा। तो माइनस आई प्रभाव धीरे धीरे बढ़ते जाता है जितना ज्यादा Cl बढ़ेगा, अर्थात अम्लीय प्रबलता, मैं इसको A बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं, इसको C बोल दे रहा हूं, इसको D बोल दे रहा हूं, बार बार लिखूंगा इससे अच्छा। तो अतः अम्लीय प्रबलता का क्रम जो है वो ये होगा, A से अधिक अम्लीय B होगा। क्यों? क्योंकि H है इसमें और इसमें Cl है, तो H की जगह Cl अधिक होगा, यानी कि माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा, माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लीय प्रबलता बढ़ेगा। तो इस तरह से माइनस आई प्रभाव बढ़ने के साथ अम्लीय प्रबलता बढ़ती जा रही है। तो हम समझ चुके हैं कि एसिटिक एसिड की तुलना में अधिक अम्लीय क्लोरो एसिटिक एसिड है, फिर उससे अधिक डाइक्लोरो एसिटिक एसिड है और उससे अधिक ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है। ये क्रम आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह रीजनिंग क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आते हैं। अब मैं बात करूंगा, फिर से मैंने एक बार लिख दिया है, समझा दिया है, तो आप इसको बिल्कुल एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आता है क्लोरो एसिटिक एसिड और ब्रोमो एसिटिक एसिड की बात करते हैं। तो यहां पर आंसर को अच्छे से करिएगा। मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि माइनस आई प्रभाव जो है वो Cl का ज्यादा होता है, किसकी तुलना में, Br की तुलना में। ये क्लोरो एसिटिक एसिड को A से दर्शा रहा हूं, ब्रोमो एसिटिक एसिड को B से दर्शा रहा हूं। तो आप समझिए कि अम्लीय प्रबलता जो होगा किसका अधिक होगा, माइनस आई प्रभाव अधिक होगा तो अम्लीय प्रबलता अधिक होता है, जो कि मैंने यहां पर बताया आपको। यहां पर देखिए, तो इस तरह से आप यहां पर देखिएगा, तो इसका मतलब है कि A अधिक अम्लीय है B की तुलना में, क्लोरो एसिटिक एसिड अधिक अम्लीय है ब्रोमो एसिटिक एसिड की तुलना में। ये अब आगे बात करता हूं, यहां पे इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा।
यहां पर क्लोरीन है और इसमें दोनों में पूछा कि कौन अधिक अम्लीय होगा। तो देखिए यहां पर क्या होने वाला है, क्लोरीन और ब्रोमीन में, ये भी क्लोरीन है, दोनों ही क्लोरीन है। अब चेक करेंगे यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, ये -I समूह है। यस, तो -I समूह है तो इसके रहने से अम्लीय प्रबलता अधिक होगी। अब जितनी ज्यादा इससे दूरी होगा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो दूसरे कार्बन में है, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, दूरियां बढ़ गई हैं 1 2 3। तो इसका मतलब है जितनी ज्यादा इससे दूर होगा उतनी अम्लीय प्रबलता घटती जाएगी। सो ये अधिक अम्लीय होगा, वो कम अम्लीय होगा। एक प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, यहां पर CH3 देखिए, CH3 है +I समूह, और +I समूह बढ़ने पर अम्लीय प्रबलता घटती है। ये +I समूह है। अब देखें +I समूह पहले, दूसरे, तीसरे, +I बढ़ने पर अम्लीय प्रबलता बढ़ती है, सॉरी +I बढ़ने पर अम्लीय प्रबलता घटती है। तो जितना नजदीक होगा उतना घटाएगा, सो जितना दूर रहेगा उतना कम घटाएगा। सो यहां पर वो अधिक अम्लीय होगा, ये कम अम्लीय होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये अम्लीय प्रबलता से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम्स में आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। अब चलते हैं बेटा, ये तो हो गई जानकारी कुछ। कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण हमारे वन शॉट में जानना जरूरी है, एक बार जरूर देख लें कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय गुणों, रासायनिक गुणों को। इसमें आएगा पहला, क्षारों के साथ क्रिया। क्षार होते हैं क्या, कुछ हाइड्रोक्साइड होते हैं और कुछ हाइड्रोक्साइड होते हैं, कुछ कार्बोनेट्स होते हैं। तो मैं यहां पर रिएक्शन बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, इसकी क्रिया मैं क्षार ले लेता हूं NaOH से। इसी तरह से मैं KOH से भी रिएक्शन करा सकता हूं। इसी तरह से अगर RCOOH की क्रिया, आप जानते हो क्षार OH देता है और अम्ल देता है H। सीधा सा मतलब यह हुआ कि इसका OH और इसका H निकल करके बना लिया पानी। बच क्या गया जरा देखें, RCOO बचा है इधर से, तो मैंने लिख दिया RCOO, और इधर से बचा है Na, तो मैं इधर लिख देता हूं Na। तो इस तरह से बन गया सोडियम कार्बोक्सिलेट। इसी तरह से सेम रिएक्शन होगा, इसका H निकालना, इसका OH निकालना। एक रिएक्शन और करा रहा हूं, RCOOH की क्रिया Na2CO3 से करा रहा हूं। यह कार्बोनेट भी एक क्षार होता है, बाइकार्बोनेट भी एक तरह का क्षार होता है। जरा समझेंगे, ये बात बहुत आसान होता है। अम्ल देता है H, तो इस H को हटाकर सोडियम लगेगा। सोडियम हमारे पास 2 है, तो इस तरह से दोनों हाइड्रोजन को हटाने के लिए दो सोडियम है, तो दोनों सोडियम के लिए 2H, तो 2H निकल जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा, ये सोडियम एक एक करके आ जाएगा, तो 2RCOONA बन जाएगा। प्लस आप देख रहे हैं 2H निकल रहा है, तो 2H इसमें से एक ऑक्सीजन परमाणु को लेकर के निकल गया पानी बन के, और CO3 में से CO2 बच गया है, तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन करके निकल जाएगा। अब बात करता हूं RCOOH की। यहां पर एक Na है तो एक H की जगह Na आ गया, तो यहां पर आ गया RCOONA प्लस ये H और ये H, 2H हो गया, और एक ऑक्सीजन, एक पानी निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो इस तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। हम वन शॉट में थोड़ा स्पीड तो लेके चलेंगे ही बेटा, मैं बार बार बोलता हूं, स्पीड होना कोई कठिन काम, बुरी बात नहीं है, और वन शॉट के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि हम स्पीड में ही सीखें। अगर आप धीरे सीखने वाले स्टूडेंट हो तो थोड़ा पॉज किया कर लिए करें, थोड़ा सा प्ले कर लिया करें, पॉज करेंगे, प्ले करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए साहब आगे बात करता हूं। अगला, धातुओं के साथ, बहुत अधिक क्रियाशील धातुओं के साथ इनकी क्रिया करने की क्षमता होती है। तो ये कैसे क्रिया करेगा जरा देखें। ये जैसे मैं आपको बता दूं, RCOONA ये क्रियाशील धातु है, प्रथम वर्ग के तत्व। इसी क्रियाशील धातु के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, Na के साथ क्रिया करके। पोटेशियम के साथ क्रिया कर जाएगा। जिंक धातु भी बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है इनके साथ। तो ये सक्रिय धातुओं के साथ रिएक्शन करने की बात आता। चलो, सोडियम H को हटा देगा, तो सोडियम H की जगह आ गया, तो RCOONA हो गया, और H अलग हो गया। H कभी अकेला नहीं होता है, H2 गैस के रूप में निकलता है। इस तरह से 2 टाइम्स 2 2 2। सेम रिएक्शन इसमें भी देखने को मिलेगा। जिंक की संयोजकता 2 होती है, तो 2H निकालेगा, और इस तरह से 2 बार, तो बना ये RCOO ट्वाइस Zn, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। ये वाला रिएक्शन आप कर लीजिए। तो ये है धातुओं से रिएक्शन। फिर बात करते हैं कार्बोक्सिलिक समूह के कारण अभिक्रियाएं।
इसमें एल्कोहल के साथ क्रिया को हम कहते हैं एस्टरीकरण। एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण कहते हैं इसको। हम क्या कहेंगे? एस्टरीकरण कहेंगे, एस्टरीफिकेशन कहेंगे। तो देखें चले, एस्टरीकरण में क्या होगा बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, एल्कोहल R-OH, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो एल्कोहल का H निकलता है, OH नहीं, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH, ये दोनों निकल करके बन जाएगा पानी, प्लस RCO इधर से है और एल्कोहल का OR- है और इस तरह बन जाता है एस्टर। तो ये कहलाता है एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। हम बात करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन की बारे में बात करें तो ये तो बड़ा आसान रिएक्शन होता है। RCOOH की अभिक्रिया में अगर PCl5 से कराऊंगा, ये तो पहले से जानते हो, अच्छे से जानते हो, ये सिर्फ ऑक्सीजन लेता है और बनाता है POCl3 प्लस 2 Cl बचेगा, एक इनके साथ और एक इनके साथ, तो RCOH बनता है और दूसरी तरफ बन गया H क्यों बनेगा? Cl बोलेंगे बेटा, Cl आएगा, Cl बचा है तो RCOCl बनता है और दूसरे साइड में HCl बन जाएगा। PCl5 के रिएक्शन को हजारों बार देख चुके हो मेरे क्लास में, तो यहां पर कोई कठिन काम तो हुआ नहीं है। अब बात करता हूं थायोनिल क्लोराइड, ये भी रिएक्शन कई बार देख चुके हो। चलिए इस रिएक्शन को देखें। RCOOH की अभिक्रिया SOCl2 के साथ, सेम रिएक्शन है, बस ये एक ऑक्सीजन इस SO के साथ आएगा तो SO2 बन जाएगा। 2 Cl जो यहां से बच रहा है, एक H के साथ और एक के साथ, तो क्या मिला? RCOCl प्लस HCl। इस तरह की अभिक्रियाएं देखने को मिलता है। ये सब सरल अभिक्रिया है। हाँ, अब अमोनिया से अभिक्रिया की बात करूंगा तो ये अमोनियम लवण का निर्माण करता है। तो क्या अमोनियम लवण होगा? जरा देखें। RCOOH की अभिक्रिया NH3 से होगा, तब ये NH3H के साथ मिलकर के बना लेगा RCOO माइनस NH4 प्लस। इसको कहेंगे अमोनियम कार्बोक्सिलेट। अमोनियम कार्बोक्सिलेट बन गया। अब इसे गर्म कर दिया जाए, O और 2H, तो निकल गया पानी और बच गया RCONH2 एमाइड बनता है। मैंने पहले ही समझाया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझते समय R का मतलब समझो, X का मतलब समझो, तो ये जरूरी है क्योंकि हर बार ये R क्या है, R क्या है, अब नहीं पॉसिबल है बेटा, क्योंकि अब एग्जाम में जाने से पहले इस तरह से तैयारी करेंगे तो जाके एग्जाम को अच्छा कर पाएंगे। फिर बात करते हैं, क्या ऊष्मा के प्रभाव से निर्जलीकरण होता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्लों को P2O5 के साथ गर्म करेंगे तो देखें RCOOH, इसके 2 अणु में निर्जल एनहाइड्रस P2O5 के साथ इनको गर्म किया जाएगा तो ये पानी बन के निकल जाएगा, OH और ये H पानी बन के निकल जाएगा। और जो बचेगा उसको ध्यान से देखिएगा, RCO बचा है, इधर नीचे भी RCO बचा है, एक ऑक्सीजन बचा है दोनों के बीच में, इसको कहा जाता है एसिड एनहाइड्राइड। इस तरह से एसिड एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। R की जगह CH3 लिख करके देख लेना। एल्केन का बनना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का विकार्बोक्सिलीकरण करेंगे तो एल्केन बनता है और कोल्बे अभिक्रिया द्वारा भी एल्केन का निर्माण होता है। तो जरा देखते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का कोई सोडियम लवण लिया जाता है RCOONA, इसको सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाएगा। सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO। NaOH इनके साथ अभिक्रिया करेगा और अब इसे गर्म किया जा रहा है, तब ये देखिएगा Na2C 3 बार O, तो बना लिया Na2CO3
और हमारे पास इधर से R बचा है, इधर से H बचा है, RH बनता है, एल्केन बनता है। यानी अगर आप R की जगह CH3 लोगे तो H के साथ मिलकर के CH4 बनेगा, R की जगह C2H5 लोगे तो C2H6 बनेगा। करके देखिएगा। कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया एक विद्युत अपघटन अभिक्रिया है जिसके बहुत डिटेल में जाने के लिए पूरा मेन क्लास पे जाना पड़ेगा, आपको मेन क्लास को समझना पड़ेगा। यहां पे मैं शॉर्ट में इसका जवाब दे रहा हूं। चलिए देखिए, तो यहां पर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण लिया जाता है और इनका जल क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे। HOH पानी लिख दे रहता हूं। सोडियम एसिटेट के जलीय विलयन या सोडियम कार्बोक्सिलेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करेंगे। तब क्या होता है, यह नेगेटिव है, यह पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो यह कैथोड पर NaOH बन के निकलेगा। H भी निकलेगा, हाइड्रोजन कैथोड पर नेगेटिव पर। तो ये 2 बार अभिक्रिया होगी क्योंकि 2 H2 हो जाता है इस तरह से। फिर देख रहे हैं कि 2 CO2 निकलेगा। तो ये कहां पर हुआ, ये कैथोड पर हुआ, नेगेटिव पर, कैथोड पर। दूसरा, इसके बाद में निकल रहा है कि R और R जोड़ करके R2 बनाया और दूसरी जगह पर मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की 2 अणु है। ये कहां पे हो रहा है, प्लस पर, यानी कि एनोड पर। इस तरह से 2 प्रकार की 2 अलग अलग भागों में रिएक्शंस होगा और इस पदार्थ का निर्माण होगा। एल्केन बनाया RR। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, बच्चों को जानना चाहिए, वह है स्मीट अभिक्रिया। स्मीट अभिक्रिया होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं। HN3 इसको कहा जाता है हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड से अभिक्रिया कराते हैं। इनको गर्म किया जाता है डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तब सीधा से एक रिएक्शन होता है, CO2 निकल जाएगा, यहां से N3 में से N2 निकल जाएगा। अब बचा क्या है, देखो R बचा है, H बचा है, एक H यहां से बचा हुआ, 2 H बचा, एक N बचा है, तो बच गया R NH2 बन गया। ये बनता है फर्स्ट डिग्री एमाइन का निर्माण हुआ, प्राथमिक एमाइन का निर्माण हुआ इस प्रकार से। फाइनल हम देखते हैं एसिटिक अम्ल का उपयोग क्या है प्रयोगशाला में, अभिकर्मक के रूप में, विलायक के रूप में, सिरके के रूप में अचार चटनी आदि बनाते हैं, तब उसको प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रिजर्वेशन में, खाद्य पदार्थों के प्रिजर्वेशन में उपयोग किया जाता है। अगला है मिथाइल एसीटेट और एथिल एसीटेट आदि बनाने में और एस्टर वगैरह बनाने में। एसिड के कुछ व्युत्पन्न बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिल क्लोराइड है या एसिटामाइड है, इन सबको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऑक्सीकरण में माध्यम के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो हमने कार्बोक्सिलिक अम्लों को एक छोटी सी क्लास में पूरा कंप्लीट किया है, ऐसे ही एक सांस में इसको पूरा करिए। क्लास पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, ना आया हो तो बताइए, सजेस्ट करिए कि हमें कैसे और पढ़ाना चाहिए। आने वाला क्लास एक और 1 शॉट होगा एमाइन का, वो होगा मंडे को। आज की क्लास में हमने ज़्यादा चैट नहीं पढ़ा है तो आप नाराज मत होइए, आपकी क्लास को बेहतर बनाने के लिए ऐसा किया गया है। तो भाई पढ़ाई पूरा होना चाहिए, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ज़िंदगी बाहें फैला के आपको देख रही है, आपका इंतज़ार कर रही है। खूबसूरत ज़िंदगी होगी आपकी। धन्यवाद।